नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो प्रीलिम्स निकट है हमारा 5 जून को, उसको देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस जो है वो डेली डिस्कस करते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में जब स्पेशली स्टेटमेंट या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस जब अपीयर होते हैं, तो बच्चे उनमें जनरली गलतियां कर जाते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर पता होते हुए भी, उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होते हुए भी थोड़ा सा लैंग्वेज में फंस जाने की वजह से या स्टेटमेंट्स में असर्शंस में फंस जाने की वजह से वो सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा वो ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के रहेगा, जिसमें कि हम इस अप्रोच को देखेंगे कि क्या अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे कि हम देखेंगे कि प्रीलिम्स जो है हमारा, उसमें हम 75% से ज्यादा स्कोर कर सकें। और फिलहाल जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज। पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर मृदा के कंजर्वेशन के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंटूर प्लाइंग, सेकंड वन इज शेल्टर बेल्ट्स एंड थर्ड वन इज टेरेस फार्मिंग। अगर हम इनमें से देखें तो कंटूर प्लाइंग जो है वो तो हमारा एक सही तरीका होगा, जिससे कि हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिली एरियाज की। हालांकि ये तीनों ही तरीके जो हैं वो सॉइल इरोजन को बचाने के तरीके हैं, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हिली एरियाज का पूछा गया है, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। हिली एरियाज नहीं देखेंगे तो हम सोचेंगे सॉइल कंजर्वेशन की बात हो रही है, तीनों ही सही है, और हम पहुंच जाएंगे सीधा निष्कर्ष पर कि 1 2 3 जो है वो सही इसका आंसर होगा। लेकिन 1 2 3 अगर हम करेंगे तो ये गलत आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ क्योंकि बात करी गई है हिली एरियाज की, पर्वतीय क्षेत्रों की, पर्वतीय क्षेत्रों की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। अगर हम वहां पर शेल्टर बेल्ट्स जो हैं उनको हम वहां पर नहीं लगा सकते। बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स जो हैं वो किसी कोस्टल एरिया में लगाए जाते हैं। मान लीजिए ये तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज या ड्राई रीजन जो होता है वहां पर शेल्टर बेल्ट्स का पूरा एक ब्लॉक बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़, उन्हें कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक है जहां पर कि काफी सारे बड़े 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 पेड़ जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहां पर आने वाली जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, उनकी स्पीड को कम करते हैं। ड्राई रीजन में भी क्योंकि ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, प्लांटेशंस कम होते हैं, तो हवाओं की स्पीड ज्यादा होती है। और कोस्टल एरियाज में भी, तटीय क्षेत्रों में भी हवाओं की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, और हवा बहुत ज्यादा सॉइल का इरोजन करती है। जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी को अपने साथ में उड़ा उड़ा करके ले जाती है। वो मिट्टी जिसको बनने में कई लाखों साल लगे हैं, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, उसको ये कुछ ही मिनटों में साफ कर जाती है अगर तेज हवा जो है वो चलती है। तो दैट इज वाई हम शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं। बड़े बड़े पूरा का पूरा एक बेल्ट जो है वो ऐसा बनाया जाता है जिसमें बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो लगे रहते हैं, ताकि वो आने वाली हवा की स्पीड को कम करे। तो शेल्टर बेल्ट्स जो हैं वो हमारे इस रीजन में, हिली रीजन में, हमारे लिए काम के नहीं होंगे। तो शेल्टर बेल्ट्स यहाँ पर हमारा एक ऐसा तरीका है जो कि हिली एरियाज में काम का नहीं होगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो जहां भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, उस 2 ऑप्शन को आप रिड्यूस करते चलेंगे, एलिमिनेट करते चलेंगे। तो 2 ऑप्शन यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा आंसर निकल करके आ जाता है 1 and 3 ओनली। हमें ये पता है कि कौन सा रीजन कैसा होगा, वहां पर ये पर्टिकुलर जो तरीके हैं, ये जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं, ये यूज हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1 and 3 ओनली। अगर हम 1 2 3 कर लेते हैं तीनों, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन के तरीके हैं, अगर हम सिर्फ यही देख करके तीनों कर देते तो हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नो टिल फार्मिंग। शून्य जुताई की जो खेती होती है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं। हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल विथ प्लांट मटेरियल सच एज लीव्स, क्रॉप्स, रेजिड्यू, स्ट्रॉ। जो भी प्लांट के रेजिडुअल मटेरियल होते हैं, पौधों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि पत्तियां हो गई, फसल का जो अपशिष्ट हो गया, भूसा हो गया, ऐसा ऐसा जो मटेरियल है उसको मिट्टी के ऊपर, टॉप सॉइल के ऊपर, मृदा की सबसे ऊपरी परत के ऊपर डाल देना ही
नो टिल फार्मिंग कहलाता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, नो केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस फार्मिंग, इस फार्मिंग में, इस खेती में किसी तरह के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज इन जीरो टिलेज फार्मिंग also drastically increases water infiltration and therefore retention or less evaporation by the soil। अगर हम क्रॉप रेजिड्यू का प्रयोग करते हैं, जो मृदा फसल का अवशिष्ट जो है उसका प्रयोग अगर हम करते हैं, तो जीरो टिलेज फार्मिंग में अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो जल का इनफिल्ट्रेशन, मतलब जल जो है रीस करके जो अंदर की तरफ जाता है, जमीन में जो जाता है, उसको रोक देता है, ड्रास्टिकली कम कर देता है। एंड देयरफॉर रिटेंशन और लेस इवेपोरेशन बाय द सॉइल, मृदा से जो इवेपोरेशन होता है, मृदा से जो वाष्पीकरण होता है, वो हमारा कम हो जाता है। अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल विद प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल जो है उससे हम टॉप सॉइल को कवर करते हैं। इसे जीरो टिलेज फार्मिंग नहीं कहते हैं, शून्य जुताई वाली खेती नहीं कहते हैं, इसे हम मल्चिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो जीरो टिलेज फार्मिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो जहां हमें दिख रहा है एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं, नो केमिकल्स आर यूज्ड इन दिस फार्मिंग। इस फार्मिंग में, जीरो टिल फार्मिंग जो होती है, शून्य जुताई वाली जो खेती होती है, उसमें जुताई नहीं की जाती, कोई हल वगैरह नहीं चलाया जाता, तो उसकी वजह से वीड कंट्रोल हम नहीं कर पाते। खरपतवार को कम करने के लिए किसान जुताई करता है, तो उसमें से खरपतवार जो है वो भी निकालता रहता है, लेकिन जुताई हो ही नहीं रही है, टिलेज हो ही नहीं रही है, तो खरपतवार जो है, वीड्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए फिर किसान को क्या करना पड़ता है, केमिकल्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट निकल करके आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट को भी अगर हम इनकरेक्ट करें तो सेकंड स्टेटमेंट जहां जहां दिख रहा है वो दो ऑप्शन हमारे और भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब सिर्फ दारोमदार बचा थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वाटर के इवेपोरेशन को कम करती है। अगर हम जीरो टिल फार्मिंग जो है वो करते हैं तो जल का जो वाष्पीकरण है वो कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कम पानी में खेती जो है वो हो सकती है अगर हम जीरो टिल फार्मिंग के तरीके को अपनाएं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से वाटर का लॉस जो है वो काफी हद तक हमें कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पानी जब जमीन के अंदर जाता है, ये सपोज सॉइल की लेयर है, मृदा की परत है, और इसके अंदर जब जल की बूंदें प्रवेश करती हैं, इसके अंदर एंटर होती हैं, तो काफी हद तक इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर टॉप मोस्ट जो लेयर है उसकी जुताई नहीं की गई है, तो पानी जो है वो बहुत ज्यादा हद तक अंदर की तरफ जो है हमें जाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से पानी का जो इवेपोरेशन है वो हमें, मतलब पानी का जो स्टोरेज है वो इसी लेयर में हमें होता हुआ दिखाई देता है, इसी परत में सबसे ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है। तो इवेपोरेशन जो है, वाष्पीकरण जो है, वो भी हमें कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत है उस पर ह्यूमस कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा अवेलेबल रहता है, और ह्यूमस कंटेंट जो है वो नमी को अवशोषित करके रखता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ पर काफी ज्यादा अवेलेबल है, तो ह्यूमस मतलब कार्बन कंटेंट अच्छा अवेलेबल है, तो फर्टिलिटी जो है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। प्लस वाटर रिटेंशन जो है, जल को ग्रहण करने की या जल को पकड़ करके रखने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई जीरो टिलेज फार्मिंग जो है उसमें लेस वाटर इवेपोरेशन होता है, और वाटर रिटेंशन जो है, जल को ग्रहण करके पकड़ करके रखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हमें दिखाई देती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है, और आंसर हो जाता है हमारा बी, दैट इज 3 ओनली। अगर थर्ड भी गलत हो जाता तो फिर हम नन ऑफ दी अबव तक पहुंच सकते थे, बट थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा काफी हद तक सही है। पर्टिकुलर जीरो टिल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही हमें ये दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वाटर इरोजन टाइप्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
4 टाइप दिए हैं जल से होने वाले जो अपर्दन होते हैं उनके 4 प्रकार दिए हैं, जैसे कि गली इरोजन, रिल इरोजन, शीट इरोजन जिसे हिंदी में हम परत अपर्दन कहते हैं, स्प्लेश इरोजन यानी कि बूंद अपर्दन जिसे हम कहते हैं। ये 4 इरोजन जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन सा पहले होता है, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जमाना है, इस कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम किसी एक सॉइल लेयर को देखें, किसी मृदा की परत को, सॉइल लेयर को अगर हम देखें तो सबसे पहले इस पर एक बूंद जो है, वाटर ड्रॉप जो है या बूंद जो है वो सबसे पहले आकर के इसके ऊपर गिरती है और यहाँ का मटेरियल जो है उसको आसपास के क्षेत्र में फेंकती हुई हमें दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर अगर हम एक बूंद पानी की डालें तो वो बूंद जो है वो अंदर छेद करती हुई हमें दिखाई देगी यहाँ पर, और उसके आसपास की मिट्टी को साइड पे जाते हुए हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो ये इरोजन हमें देखने को मिलता है दैट इज स्प्लेश इरोजन या बूंद अपर्दन, बूंदाघात अपर्दन भी कहते हैं इसको, या बूंद अपर्दन के रूप में हम देखते हैं। तो स्प्लेश इरोजन जो है वो सबसे पहले हमें होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पूरी की पूरी सॉइल की जो लेयर है, परत जो है, शीट जो है, ये पूरी की पूरी परत जो है ये हमें यहां से जाती हुई दिखाई देगी, वाटर द्वारा इसको इरोड करके आगे ले जाता हुआ हमको दिखाई देगा। तो सेकंड नंबर का जो इरोजन हमें होता हुआ दिखाई देता है दैट इज शीट इरोजन। तो फर्स्ट नंबर पर जो है वो स्प्लेश इरोजन होता है, सेकंड नंबर पर हमें शीट इरोजन दिखाई देता है। तो अगर आप आगे कुछ भी नहीं देखें तब भी हमें आंसर जो है वो यहाँ दिख जाता है 4 3, 4 सबसे पहले, 3 उसके बाद, ऐसा एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा डी। बट आगे की बात कर लेते हैं। रिल इरोजन जो है, रिल इरोजन का मतलब होता है, इसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पानी जब कुछ इस तरीके से होकर के बहता हुआ जाएगा तो ये अल्टीमेटली यहाँ के पहले जो है बूंद गिरी थी, बूंद ने जो है यहाँ के मटेरियल को साफ कर दिया, इसके आसपास फैला दिया, यहाँ की मिट्टी को जो है इधर उधर फैला दिया, वहां पर एक गड्ढा कर दिया, ऐसी बहुत सारी बूंदें गिरेंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पूरी की पूरी एक शीट जो है, पूरी की पूरी एक परत जो है वो हमें साफ होती हुई दिखाई देगी। परत के साफ होने के बाद पानी जो है वो अल्टीमेटली एक चैनल ढूंढेगा जिसके द्वारा होकर के वो बह करके जा सके, ढाल वाली जगह देखेगा जहां से कि होकर के वो बहता हुआ जा सके। तो ऐसे छोटे 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 इसके अंदर रास्ते बना लेगा पानी, पाथ जो है वो ऑब्टेन कर लेगा वाटर, और वो इन छोटे 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 नालियों को ही हम कहते हैं रिल। हिंदी में भी इनके लिए जो है नाली का भी शब्द यूज करते हैं हम, या रिल वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और लास्ट में ये सारी रिल जो है वो बढ़ करके एक बड़े नाले का रूप जब ले लेती है, बहुत सारी रिल जो है वो मिल करके एक बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है उसको फ्लो कराती हुई ले जाती है, तो उसे हम कहते हैं गली इरोजन, या हिंदी में इसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। और इसकी वजह से हमें बेडलैंड्स जो है वो क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। बेडलैंड्स या हिंदी में जिन्हें हम उत्खात भूमि कहते हैं, ऐसी उत्खात भूमि या बेडलैंड्स हमें क्रिएट होते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो यही ऑर्डर हमें फॉलो होता हुआ दिखाई देता है, पहले स्प्लेश इरोजन, देन शीट इरोजन, देन रिल इरोजन, देन गली इरोजन। तो हमारा राइट आंसर जो निकल करके आता है दैट इज डी, 4 3 2 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं। पीटी सॉइल रिच इन ह्यूमस प्रोड्यूस गुड क्रॉप ऑफ राइस। पीटी मृदा जो होती है, पीट मृदा या जैव मृदा भी इसे हम कहते हैं, ये जैव मृदा या पीट मृदा जो है वो ह्यूमस से रीच होती है, ह्यूमस इसमें काफी ज्यादा होता है, और चावल की खेती अच्छी करती है, गुड प्रोड्यूसेस गुड क्रॉप ऑफ राइस। चावल का उत्पादन जो है वो अच्छा हमें देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है टी, कॉफी, कैश्यू, रबर एंड कोकोनट। चाय, कॉफी, कहवा, काजू, रबर और नारियल, ये सब जो हैं वो लेटेराइट सॉइल में ग्रो करते हैं। अच्छा, अगर इनका हमें प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए, तो लेटेराइट मृदा में इनका उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो देखिए पीट सॉइल जो है उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा होता है, हालांकि उसका डीकंपोजिशन जो है वो स्लो होता है क्योंकि वो पानी के अंदर डूबा रहता है। पीट सॉइल जनरली हमें कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती है, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर कि ह्यूमस कंटेंट तो अच्छा होता है, लेकिन
वो ह्यूमस कंटेंट जो है वो प्रॉपर डीकंपोज नहीं हो पाता, सड़ नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, उसका जो अपघटन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि पानी के अंदर होता है सारा काम और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा वहां पर बच जाता है, वो सड़ नहीं पाता। तो ह्यूमस रिच तो ये होता है, बिल्कुल सही बात है। और पीट सॉइल जो है अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया जाए, अपवहन को अच्छा किया जाए, तो राइस का प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि पीट सॉइल के अंदर हमें राइस का प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है, चावल का उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट, चाय, कॉफी, काजू और इन सब की जो बात की गई है, लेटेराइट सॉइल में ये भी हमें सबसे ज्यादा उत्पादन होते हुए देखने को मिलते हैं। लेटेराइट सॉइल जो कि हमारे कोस्टल एरियाज में हमको देखने को मिलती है, खासतौर से वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। ईस्टर्न घाट वाले रीजन में, कुछ मेघालय वाले रीजन में भी हमें देखने को मिलती है, और वहीं पर हमें इन सब का प्रोडक्शन जो है, इन सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हमें दिखाई देता है। तो दोनों को अगर हम देखें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोथ 1 और 2, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर हमें करेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला असर्शन जो है वो आपको दिया है, अर्थ रोटेट्स फास्टर एट द इक्वेटर देन इट डज एट द पोल्स। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इक्वेटर के पास पृथ्वी जो है वो ज्यादा तेज घूमती हुई दिखाई देती है बनिस्पत की पोल्स की। ध्रुवों के पास अगर हम देखें तो पृथ्वी थोड़ी धीरे घूमती दिखाई देती है, इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर तेजी से घूमती हुई हमें दिखाई देती है। पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं ये बात, इक्वेटर के आसपास हमें तेजी से घूमती हुई दिखाई देती है। देन रीजन दिया है इसका, दिस इज बिकॉज द अर्थ इज वाइडर एट द इक्वेटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है उसकी चौड़ाई इक्वेटर के आसपास ज्यादा है, भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा है। और अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो वास्तव में इक्वेटर के पास बहुत तेजी से घूमती हुई हमें दिखाई देती है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट डेटा लूं तो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हुई हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ जो पॉइंट है वो 1,07,000 किलोमीटर दूर होगा 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद 1,07,000 किलोमीटर ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। लेकिन जब हम पोल्स की बात करते हैं तो पोल्स के आसपास का रीजन जो है वो स्लो रोटेट होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं अर्थ की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो दोनों ही अगर हम देखें असर्शन और रीजन को, तो दोनों ही सही दिखाई देते हैं हमें कि असर्शन जो है वो सही कह रहा है कि इक्वेटर पर स्पीड जो है वो अर्थ की ज्यादा होती है, पोल्स पर कम होती है। और उसका कारण क्या है? बिकॉज इक्वेटर के आसपास अर्थ की चौड़ाई जो है वो ज्यादा होती है। तो दोनों ही सही होते हैं, इस वजह से हमारा आंसर जो निकल करके आता है दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये 5वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें देखने को मिलता है ए, दोनों सही है और दोनों ये रीजन जो है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चंस जो हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 18 मंथ की, लास्ट 18 मंथ के लास्ट 18 महीनों के क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 1500 क्वेश्चंस, 1500 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 500 रुपीज जो है सिर्फ इसका नाम मात्र का शुल्क है। अगर आप चाहते हैं इसे ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के भी 1000 से ज्यादा प्रश्न जो है वो हमने बना रखे हैं, उसकी फीस भी मात्र 500 रुपए है। और ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पर, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ताकि आप अपना प्रीलिम्स जो है उसको सिक्योर कर सके, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है उसे अच्छा कर सकें और अच्छा कर सके, सुधार सकें उसे। और अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 रुपीज जो है इसकी फीस है मात्र। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं प्री स्पेशल बैच को तो कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज जो कि हमने जीएस प्लस सीसेट के हिसाब से जो पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है उसे आप सेपरेटली ज्वाइन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉम्बो ऑफर जो है अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे और कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स जो है वो इस नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं, जिसे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
अभी जो है आप लोगों के पास में ये ऑप्शन है कि आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि आप अपना प्रीलिम्स जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निकट है, अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करके अपने प्रीलिम्स को सिक्योर करने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में।